और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आबादी के लिहाज से भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ 46 लाख, जबकि चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख है। भारत की आबादी अब बढ़कर 29 लाख हो चुकी है। 1950 के बाद यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान की आबादी ने चीन की आबादी को पीछे छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले साल पेशन गोई की थी, अगले साल तक हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ देगा। इस सिलसिले में NFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुध को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान की 25% आबादी 0 से 14 साल के दरमियान है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 19 साल की उम्र के हैं। हिंदुस्तान बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, चीन को छोड़ा पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। ये तो बिल्कुल जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या पे कंट्रोल होगा तभी विकास होगा, तभी अच्छे से आदमी का जो औसत स्तर है कमाई का वो भी अच्छा होगा। बच्चों, गरीब बच्चे हैं, उनका शिक्षा का, रोजगार का, ये सब स्तर होना चाहिए। विश्व में जो भारत की जनसंख्या अभी नंबर 1 जा रही है, ये मैं एक डिजास्टर की तरह देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और इसमें इतनी जनरेशन होना, इसका मतलब है कि उनको खाने की भी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको जॉब की भी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको सोने के लिए ज़मीन भी चाहिए। अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जितने भी जो ज़मीन है वो सारी की सारी रहने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि अगर खाने के लिए, पैदावार करने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं बचेगी तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उनको देखते हुए, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी देखते हुए, ये बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है। इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जिससे कि ये पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके और देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ कत्ल केस के चौथे दिन बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। शाहगंज थाने के इंचार्ज 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। शाहगंज के इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है। मंगल को SIT ने SO समेत तमाम पुलिस एहलकारों से पूछगछ की। कबल मंगल को ACP NN सिंह का भी तबादला कर दिया गया था। NN सिंह पर इल्जाम आयद है कि इसने कुछ लैंड माफिया से बहुत कम पैसों में अपने गरीबी लोगों के नाम जमीन की रजिस्ट्रेशन करवाई थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने नबाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी बदउन्वान पार्टी बीजेपी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि पावर वक्ती है, कुर्सी रहती है और चली जाती है, लेकिन जमहूरियत हमेशा कायम व दायम रहती है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 इंतखाबात में बीजेपी की जीत नहीं होगी। जो मर्जी करते हैं, पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पोररी। चेयर में कम एंड चेयर में गो, बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर, कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर। देयर मे बी सम अमेंडमेंट, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बुलडोज्ड। तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे। हमारा बंगाल में स्लोगन दिया था, अब का बार 200 पार। अभी दिल्ली में देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में 200 भी पार नहीं होगा। 200 पार होगा भी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? कौन तरीका से होगा? कौन मैजिशियन आके करेगा? इलेक्शन कमीशन को देके, ईडी को देके, CBI को देके, टॉप ऑफिसर को चेंज करके, BSF को देके, CRPF को देके वोट लूट करने का इतना भी तरीका है। मेरे को तो पता नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी क्या कर रहा है।
कर्नाटक असेंबली चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। सियासी पार्टियां अपनी रैलियों को तरतीब देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में भी मोदी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। चुनाव के लिए अपनी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट घोषित कर दी है। उस स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में 40 लोगों का नाम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो जहां भी चुनाव होता है देश भर से, तो वहां बीजेपी नेताओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ की रैलियों की लगातार डिमांड होती है। कर्नाटक की भी बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद में सबसे ज्यादा डिमांड जो अगर किसी की है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कर्नाटक के अंदर मठों की राजनीति बहुत प्रसिद्ध है और खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं बीजेपी के कैंपेनिंग में। अगर आप उनके कार्यक्रम की प्रस्तावित की बात करें तो 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और 6 मई को उनके कार्यक्रम लगातार प्रस्तावित है। हालांकि अभी फाइनल कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है, लेकिन तकरीबन 15 के आसपास रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के अंदर करने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ पवन गौड़, नपक 18, दिल्ली। अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया। हीट वेव को लेकर महकमे मौसमियात के साइंसदानों की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने महकमे मौसमियात के साइंसदान से बातचीत की। आइए सुनते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और तेज गर्मी अभी से सितम ढाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से हीट वेव के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी। ये जो हीट वेव का अलर्ट है ये क्या है और कैसे होता है? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जहां स्पेसिफिकली पूरा ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव की ग्रिप में है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इस जगह में हीट वेव प्रिवेल हो रही है। स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में काफी दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है। आज में भी 7 दिन से ज्यादा हो गया और आने वाले दिनों में भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव GWV मीन गैंगटिक वेस्ट बंगाल और बिहार में रहने की 2 दिन उम्मीद है। अब हीट वेव क्या होता है? हीट वेव जनरली क्या होता है कि जब प्लेन्स के टेम्परेचर 40 डिग्री होते हैं और फिर हम डिपार्चर देखते हैं और डिपार्चर अगर 4.5 से ज्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं। अगर 6.5 से ज्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अगर आसान भाषा में समझे, जो आम लोग समझ सकें, उनके लिए कैसे कहेंगे कितना तापमान जब पहुंच जाता है तब हम हीट वेव मानते हैं? देखिए, वो उसका यही क्राइटेरिया है जैसे हम जो फॉलो करते हैं। कोस्टल के लिए अगर 37 डिग्री पहुंचता है, प्लेन्स के लिए 40 डिग्री पहुंचता है, फिर हम देखते हैं कि जैसे 30 साल का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर 30 साल जो पिछले 30 साल के नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसको हीट वेव मानते हैं। तो अब आने वाले 2-3 दिनों में ये पूरे इलाके हीट वेव की ग्रिप में रहेंगे। इसके बाद हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जहां पे ये हीट वेव अवेट होने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है। अगर देखें सर तो लगातार जो है जो मौसम जो है हमारा बदल रहा है। अलग अलग जो जगहों पर जो है कहीं बारिशें होती हैं, कहीं जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में अभी बारिशें चल रही हैं, तो वहां पर किस तरह का मौसम रहने वाला है? देखिए, जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो वेदर है मेन मैक्सिमम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। अभी भी पिछले 2 दिनों से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देख सकते हैं कैसे क्लाउड पैच पूरा आ रहा है और इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रही है। वाइड स्प्रेड मीन मोर देन 75% स्टेशंस में रेनफॉल हो रही है। हमारी उम्मीद यह है कि आने वाले 2 दिनों में ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। आज, कल, परसों 3 दिन कंटिन्यू ऐसे करेगा और हैवी रेनफॉल भी आज हो सकती है। हैवी मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, और कल भी 5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हुई है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में हिल स्टॉर्म वगैरह की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसके प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश, इसमें भी आने वाले 2-3 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद है। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें, जैसे जैसे सिस्टम आगे जाता है उसके बाद इनके फेवरेबल सिनॉप्टिक कंडीशंस के कारण जहां पे भी आपका लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने की उम्मीद है, जिसके कारण हम ये उम्मीद करें कि टेम्परेचर में गिरावट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से वक्फे के लिए।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा। दिल्ली में नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सरबराहों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 2047 में मंशियात से पाक हिंदुस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मंशियात नस्लों को खोखला करती है और मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग सियासत से बालातर होनी चाहिए। तमाम रियासतों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुकुल राय ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बुध को कहा है कि मैंने टीएमसी छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें कोई काम देगी तो वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अहम बात यह है कि बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। मीडिया से बात करते हुए मुकुल राय ने कहा है कि मैंने कभी भी बीजेपी को धोखा नहीं दिया। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं गैर फाल था। ताहम उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक बीजेपी की आला क़यादत से मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। राय ने कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं टीएमसी में नहीं था। मैंने बीजेपी एमएलए के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। मौका कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छीन रहे थे, अभी भी बीजेपी में हैं। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी का मामला शबाब पर है। इस मामले पर अपोजिशन के मुसलसल बयानात के बाद अब बीजेपी जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार है। बीजेपी ज़राए के हवाले से बताया गया कि पार्टी ने जात पात की मर्दमशुमारी पर कांग्रेस के दोहरे मयार को बेनकाब करने का मंसूबा तैयार किया है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस जात पात की मर्दमशुमारी के मामले पर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जलसे आम में जात पात
जातिवाद की मर्दमशुमारी की हिमायत की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब रिजर्वेशन के 50% हद को तोड़ने का मुतालबा कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जारहाना होने का फैसला किया है। के बाद से वो विकास का एजेंडा हो गया है और आप देख भी रहे हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकास की बात करने के लिए विवश है, परंतु जो शॉर्टकट है राजनीतिक यश का, राजनीतिक सफलता प्राप्त करने का, वो वोट बैंक का ही रहा है। और देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में सभी दल भाजपा को छोड़ करके वोट बैंक की राजनीति ही करते रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना के माध्यम से हम एक बार फिर कहीं अपना वो खोया हुआ जो वोट बैंक का सहारा है उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बात हो रही है। और बात आपने ठीक ही कही, यानी 1931 से सिलसिला शुरू ये हुआ, देश की आज़ादी के बाद भी चलता रहा। और जब कभी जातीय जनगणना की बात आई तो नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, सभी या कांग्रेस के अन्य नेता हों, उन्होंने इसका विरोध किया। और आज भी हम ये मानते हैं कि इसके कारण से जो जातीय विभाजन है वो बढ़ेगा, समरसता को इसमें आघात पहुंचेगा। अफवाहें फैल रही हैं कि टीएमसी को कौमी पार्टी का दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को फोन किया था। अफवाह के बीच मगरबी बंगाल के सीएम ने बयान दिया। ममता बनर्जी ने बुध को कहा है कि अगर अमित शाह को टीएमसी को कौमी पार्टी का दर्जा देने का मुतालबा दूर से साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने कहा, झूठ फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, हम उनसे इस झूठ पर माफी मांगेंगे। हमारा इतने एमपी है, इतने एमएलए है, वो 14 से 19 तक पकड़ा। हमारा बंगाल का इलेक्शन का पहले भी वो डिसीजन ले लिया। इसका बाद हम मेघालय में चुनाव लड़ा, हम गोवा में चुनाव लड़ा, हम त्रिपुरा में चुनाव लड़ा। ये क्या है? बीजेपी जो चाहते हैं वही होगा। हम नेशनल पार्टी थे, रीजनल पार्टी से हमारा पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रहेगा। अगर बीजेपी के इसका बाद में एतराज है तो उसको पावर है इलेक्शन कमीशन को देके करेंगे, और हमारा पावर है हम जनता का आवाज से इसको इंसान के लिए इंसानियत मानेंगे। वक्फ चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर दरख्शां अंद्राबी ने नमाज ईद के मुतालिक कहा कि अगर मौसमी सूरत हाल बेहतर रहा तो ईद की नमाज दरगाह हजरत बल में अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं। वहीं अंद्राबी ने हजरत बल की आतज़दगी से मुतासरीन में इमदाद भी तकसीम की। कि मौसम नासाज तो है ही, अभी प्रेडिक्शन जो मैट ने की है, अगर वो प्रेडिक्शन सही रही तो फिर तो लगता है कि ईद तक बारिश होगी। बट अल्लाह बड़ा है, प्रेडिक्शन तो अल्लाह के हाथ में है। हमें अल्लाह पे भरोसा है कि ईद के दिन मौसम खुशगवार रहेगा और ईद की नमाज खुशगवार तरीके से पढ़ी जाएगी। और हर दरगाह में, हर मस्जिद में हमने खातिर खा इंतजाम रखे हैं। और जो परसों होलनाक आग लगी वहां पर, वहां जिनको नुकसान हो गया था, हमने कहा जब तक इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ईद आने वाली है कल की, अब ईद है और उन बेचारों को बहुत नुकसान हो गया है। छत जल गए हैं, घर का सामान जल गया है। अब वक्त के पास तो आप जानते हैं कि वक्त के पास सरकार का कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद हम उठे और हमने सोचा कि उनकी ईद की खुशियां बेरंग ना साबित हो जाएं। उनको हमने वक्ती तौर पे 50,000 के चेक्स दे दिए, इमीडिएट रिलीफ। जो उन घर वालों को 6 घर हैं, 7 घर हैं, उनको 50,000 के चेक दिए गए। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी मदारिस और शिद्दत पसंदी की तालीम को लेकर इंतखाबी साल में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। गुज़श्ता साल भी सूबे में गैर कानूनी मदारिस को लेकर हुकूमत के जरिए जांच कराई गई थी, मगर इस जांच की रिपोर्ट के मंजर आने पर पहले वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए गैर कानूनी मदारिस, शिद्दत पसंदी का निसाब, इदारों का रिव्यू किए जाने का ट्वीट किए जाने के बाद सूबे की सियासत का महवर मदारिस गए थे। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जरिए मदारिस के तालीमी निसाब और गैर कानूनी मदारिस के रिव्यू को जहां जायज करार दिया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत की मंशा पर सख्त तनकीद की है।
ये इफ्तार पार्टी के ज़रिए से ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिर्फ जहाँ अल्लाह की बारगाह में फास्टिंग और अल्लाह की बारगाह में 14 घंटे 15 घंटे का रोज़ा ज़रूरी है, वहाँ इंसानियती खिदमत भी ज़रूरी है। सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़े के साथ साथ फास्टिंग के साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने हमसाए, अपने भाई, अपने नेबर, अपने मुल्क के तमाम अफराद के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी एक इंसानियत का पैगाम है। और हमारा मज़हब, हमारा दीन जो इस्लाम आया है, उसमें सिर्फ इबादत को फ़ौक़ियत नहीं दी गई, बल्कि इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क़ को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस समझे रोज़ा सिर्फ खाने का त्याग नहीं है, रोज़ा तो ये भी त्याग है कि हम बुराइयों से बचें, किसी की बुराई नहीं करें और किसी को भूखा, खुद भी भूखा रहने से, जैसे भाई साहब ने बोला है कि हमें दूसरे की भूख का एहसास होता है, और हम जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है उन लोगों को हम खाना भी खिलाएं और उनकी जो भी तकलीफ़ हैं, जो मजबूरियां हैं, उनके परेशानियां हैं, उनकी तरफ भी गौर करके उनको उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करें। God is beyond religion. Therefore we are one here. And I feel and I hope that we become one ummah as Muhammad sallallahu alaihi wasallam he has taught us, and we also become one family in every way. अभी किसी का रिलीजन किसी को मालूम नहीं, फिर भी वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ नॉट राइट। हमें एटलीस्ट थोड़ा जानकारी रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस रहे, किसी से मिले। हम लोग दुश्मनी ऐसे करते हैं, सब मालूम है, कुछ मालूम नहीं उनको। क्यों दुश्मनी करते बोले तो कुछ नहीं है। तो ये हालात में इट इज़ वेरी गुड दैट इंटर कम्युनिटी, इंटर कैस्ट, इंटर रिलीजन का ये सब मीटिंग शुड हैपन। सब एक खुदा के बंदे हैं। तो आजकल जो नफरत पैदा हो रही है, बस इसी मन से इस नफरत को दूर करना है। ये दूर करना है तो हम आपस में मिलना है। कानपुर जिले इंतजामिया और पुलिस कमिश्नरेट ने नमाज ईद के इंतजामात के सिलसिले में ईदगाह का मुआयना किया। ईद की नमाज 22 या 23 अप्रैल को होगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। ईदगाह कम्युनिटी की तरफ से कानपुर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इंतजाम किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज है। पुलिस कमिश्नर ने शहर भर की मसाजिद और ईदगाहों की सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने की बात कही। तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद बड़ी ईदगाह कानपुर में नमाज ईद अदा करते हैं। तहरीक आज़ादी और रियासतों का इंज़िमाम के उन्वान से भोपाल स्टेट म्यूजियम में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। धरवू तंजीम के ज़ेर एहतिमाम मुनक्किद 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों से भी मुमताज़ मौरखीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से पहले 2 रोज़ा इफ्तिदाई तकरीब के अलावा 2 टेक्निकल सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक आज़ादी और रियासतों के इंतजाम के हवाले से 16 तहकीकी मकाले पेश किए गए। एक 1947 के बाद एक जो मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया था कि जो स्टेट रजवाड़े थे वो किधर जाएं, उनको 3 ऑप्शन था। ब्रिटिशर्स ने दिया था कि यू मस्ट टू इंडिया, टू पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं हो सका, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से उनको सबको इंटीग्रेट किया गया, और इंटीग्रेशन भी बहुत एक लॉन्ग वे, हम आप सब जानते हैं पटेल का ये बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है इस पर। तो उसके ऊपर इनके कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलें आई हैं और किस तरीके से वो विलीन करके बर्जर ऑफ दी विद इंडियन यूनियन हुआ, तो वो कहानियाँ हैं। देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। तो नाजरीन, देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH के साथ।